जय हिंद सभी दर्शकों। आप लिविंग हैप्पीली में बने रहते हैं, इसका मतलब है आप लिविंग हैप्पीली के लिए यानी कि अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, जागरूक रखते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बनाने में आप अभिरुचि रखते हैं। ये इसी बात को तय कर देता है। तो आज मैं आप सबों के लिए, सभी दर्शकों के लिए एक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्वास्थ्य सुझाव, हेल्थ टिप्स। क्या हम करें कि अपने जीवन को ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहें। और इसमें हमें आदिकाल से हमारे भारतीय प्राचीन जो सभ्यताएं हैं, यहाँ कई सूत्र हैं। इन सूत्रों को मैं आपके सामने प्रकट करूंगा और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि स्वास्थ्य रहने का, हेल्दी रहने का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग हेल्दी। स्वास्थ्य के प्रकार क्या हैं और उनके लाभ क्या हैं। और हमारे प्राचीन जो सभ्यताएं रही हैं, हमारे भारतीय प्राचीन जो संस्कृत में सूत्र के रूप में रहे, इन सूत्रों का अर्थ, व्याख्या उदाहरण के साथ आपको बता सकूं ताकि आप जीवन में उसे आचरण में यथावत उतार सकें। और लास्ट में हमेशा मैं सदैव अपने वीडियो में यह ध्यान देता हूं कि आपके लिए टेक अवे अवश्य दूं। तो टेक अवे के रूप में आपको यह बताऊंगा कि स्वस्थ रहने के क्या क्या बेहतर इजीएस्ट उपाय हैं। तो सबसे पहले मैं अपना वीडियो का प्रारंभ करूं, यह बता दूं कि स्वस्थ रहने का आखिर महत्व क्या है, क्यों हम स्वस्थ रहें। तो स्वस्थ हमारे जीवन के लिए अमूल्य धन है मित्रों। स्वास्थ्य से बड़ा हमारे जीवन का कोई बड़ा धन्य नहीं है, ये बहुमूल्य है, इसका कोई कीमत ही नहीं है। यदि हम स्वस्थ हैं तो जीवन की सारी कठिनाइयां, जो तमाम कठिनाइयां हैं, इनका हम आसानी से सामना कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। और एक स्वस्थ शरीर ही और मन न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बल्कि यह हमारे सामाजिक और पेशेवर लाइफ, जो प्रोफेशनल लाइफ है, इसको भी एक सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। स्वस्थ रहना केवल रोग मुक्त रहना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ कोई बीमारी नहीं है, अभी तक तो कोई डिटेक्ट नहीं हुआ, कोई डायग्नोसिस नहीं हुआ, इसका मतलब मैं स्वस्थ हूं। यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीना है। न कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप समझ लीजिए कि स्वस्थ है। आपको तीनों प्रकार से स्वस्थ रहना है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। अब हम बात करेंगे कि ये जो स्वास्थ्य के प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य सबसे पहला आता है, जो आप देख रहे हैं हमारे शरीर, आपका शरीर। तो शारीरिक स्वास्थ्य से क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है कि हमारा शरीर सही तरीके से, सुचारू रूप से काम कर रहा हो विथ 100% इफिशियंसी। यह हमें बीमारियों और चोटों से बचाने से मदद करता है। और इसके लिए क्या करना है? व्यायाम करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, पर्याप्त नींद लेते हैं, तो यह शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है। दूसरा होता है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। इसका सीधा संबंध हमारे सोचने, समझने की क्षमता और तनाव को किस प्रकार हम प्रबंधित करते हैं। क्योंकि जीवन में तनाव आना तो बिल्कुल सामान्य घटना है, क्योंकि जीवन में हमेशा अधिकतम समय आप प्रतिकूल परिस्थितियां ही देखेंगे। स्थितियां तो आप अपने हाथ से नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां तो आप कर नहीं सकते। तो इसमें क्या करना है? जो परिस्थितियां हैं उनको किस तरह से आप रिस्पॉन्ड देते हैं, किस तरह से उन्हें मिटिगेट करते हैं, किस तरह से उनका सामना करते हैं उन चुनौतियों को। यह कला आपको, अगर मानसिक स्वास्थ्य है तो यह आपको कुशलता सिखाएगा। मानसिक स्वास्थ्य जब हम रहते हैं तो इससे हमारे आत्मविश्वास, सेल्फ स्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है और एक पॉजिटिव हमारे माइंडसेट तैयार हो जाते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण बन जाते हैं। जो कि आप कैसे अचीव कर सकते हैं? तो योग कीजिए, ध्यान कीजिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए। इससे आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभ मिलेगा। तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य। कहेंगे यह कौन सा स्वास्थ्य है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति समाज के साथ भी
बेहतर संबंध बना सकता है। आप सबसे मधुरतम संबंध रखने का प्रयास कर सकते हैं। कई चीज, कहाँ समझौता करना है, कहाँ समझौता नहीं करना है, कहाँ आपके विचार को प्रकट करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ विचारों के अनुकूल चलना है, कहाँ दूसरे के विचार के अनुसार चलना, ये सारी सामंजस्य को आप सीख सकते हैं अगर सामाजिक स्वास्थ्य आपके पास है। यह मुख्यतः हमारे सामाजिक व्यवहार को बेहतर बनाता है और एक सामुदायिक सहयोग, जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन होते हैं, कोऑपरेशन होते हैं, इसमें मदद करते हैं। मित्रों, हम सब बचपन से ही सीखते रहे हैं कि स्वस्थ रहने के क्या लाभ हैं। तो सबसे पहला लाभ तो यही है कि हमें रोगों से सुरक्षा देता है। स्वस्थ शरीर हमें हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा और तमाम किस्म की जो बीमारियां हैं, इन सब से बचाता है। हमारी उत्पादकता में वृद्धि करता है, हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। स्वस्थ शरीर हमारे मन से कार्य क्षमता बढ़ती है, हमारी इफिशियंसी बढ़ जाती है, आप और ज्यादा इफिशियंट हो सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे आप और अधिक मेहनत करेंगे, रचनात्मक कार्य करेंगे, आप नवाचार कर सकते हैं, इनोवेटिव कर सकते हैं, क्रिएटिव ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जोखिम ले सकते हैं। और यह हमें दीर्घायु और खुशहाल जीवन, जो कि लॉन्गेटिविटी को बढ़ाता है और क्वालिटी लाइफ देता है, जो कि नियमित व्यायाम अगर हम करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को सही रखते हैं, तो इससे हमारा जीवन लंबा और सुखद बनता है। जब आप स्वस्थ होते हैं तो आपको आर्थिक बचत भी होती है, क्योंकि कई बार इसी की कमी के कारण हम बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं और फिर बीमारियों के इलाज पर, उनके डायग्नोसिस में, टेस्टिंग में हमें कई प्रकार की खर्च हो जाती है, और ये सब खर्च से भी हम बचत कर सकते हैं, यानी कि हमारी आर्थिक बचत भी होती है। इससे हम परिवार और समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव देते हैं। जब हम स्वयं स्वस्थ रहेंगे तो बाकी सब के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। आप देखते होंगे कि आपके आसपास 70, 80, 90 साल के भी हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, सारे कार्य अपने कर रहे हैं, शारीरिक रूप से सक्षम हैं, तो यह समाज के लिए भी एक प्रेरणा का स्वस्थ कारण बनते हैं, और उनके ऊपर कोई और नहीं लगे रहते हैं, यानी कि किसी स्वस्थ व्यक्ति का भी टाइम खराब हो रहा हो तो ये तरह की क्रिया नहीं होती है। इस वीडियो के मुख्य हिस्सा में मैं पहुंचूं, जहां की आपको मैं एंशिएंट इंडियन हेल्थ टिप्स, जहां की आपको स्वास्थ्य सुझाव मैं दूंगा कि कौन कौन से ऐसे सूत्र हैं। आज तो हम बहुत बड़ा आधुनिक मांग रहे हैं, टेक्नो सेवी हो चुके हैं, इतने ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, साक्षरता का विकास हो गया है, पर आदिकाल में भी स्वास्थ्य के प्रति इतना ही जागरूकता थी। और वहीं से मैं आपके समक्ष मात्र 22 मंत्र, सूत्र के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जिसे आप अगर जीवन में उतार लें तो निश्चित है स्वस्थ आप रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे। यहां मैं आपको वीडियो के मुख्य हिस्सा में ले जाऊं, इससे पहले मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, हृदय की गहराई से आपका स्वागत करता हूं और आप सबों से विनम्र निवेदन करता हूं कि लिविंग हैप्पीली में अगर प्रथम समय अभी आए, सर्वप्रथम आए हैं, तो आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। अगर बेहतर लगे तो लाइक करें, अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप कमेंट करें, अपने टिप्पणी को लिखें, सगे संबंधियों के साथ साझा करें, और हाँ, बेल आइकन तो अवश्य ही पुश करें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सभी वीडियो को आप देख सकें। तो मैं अब आता हूं इस वीडियो के मुख्य हिस्सा में, जहां की मैं आपको एक एक सूत्र बताऊंगा। सबसे पहला सूत्र है मित्रों, अजीर्ण भोजनम विषम। यदि हम पिछले भोजन को पूरी तरह से पचाए बिना दूसरे भोजन करते हैं तो यह शरीर के लिए एक विष के समान हानिकारक हो सकता है। और अपच का मुख्य कारण है बार बार या भूख न होने पर भी हम खाते हैं। कई बार हम पेट भर कर खाते हैं, ठूस ठूस कर खा लेते हैं, भूख नहीं भी लगा हुआ तब भी खा लेते हैं। तो यह पेट पर क्या करता है, एक अनावश्यक भार डालता है
और शरीर में विषैले तत्व उत्पन्न करता है। भूख लगना ही अपने आप में एक संकेत होता है, सिंबल होता है कि पिछला भोजन जो है पच गया है। तो हमारे पूर्वज यही कहते थे कि जब भूख लगे तभी खाना चाहिए, बिना भूख के जबरदस्ती खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वह विष समान हो जाएगा। आपको उदाहरण से मैं यहां समझाने का प्रयास करूंगा कि यदि दोपहर का खाना जो लंच है आप 2 बजे खाए हैं और रात का खाना फिर से 6 बजे खाने को बैठ गए, तो यह पेट में क्या करेगा? एक भारीपन और गैस का कारण बन सकता है, जो कि आपको मोटापा या वजन बढ़ाने में मदद करेगा। तो इस तरह से आपको नहीं करना। दूसरा सूत्र की बात करूं तो यह है अर्ध रोगहरी निद्रा। पर्याप्त और गहरी नींद शरीर की बीमारियों को आधा कर देता है। नींद शरीर के अंगों को रिजुविनेट करता है, इसे पुनर्जीवित करता है। यह मानसिक तनाव को कम करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। आप देख लीजिए कि आपके लिए क्या जरूरत है। तो एक वयस्क के लिए प्रतिदिन 7 से 8 घंटा की नींद आवश्यक होती है, मैंडेटरी होती है। और जिन लोगों को किसी भी कारणवश, चाहे बीमारी की वजह से या उनकी व्यस्त जीवन शैली की वजह से पर्याप्त नींद नहीं मिलती है, उनके आप स्वभाव भी देखेंगे कि वो चिड़चिड़े और थके हुए रहेंगे। जगने के बाद भी वो थके थके से महसूस होते हैं। तो उसमें क्या है? उनकी गहरी निद्रा नहीं होती है। तो आपको इस तरह से सोना है, इस जगह से सोना है, इस प्रकार सोना है कि बिल्कुल आपको गहरी निद्रा आए। आप नींद सोने से पहले आप ध्यान कर सकते हैं ताकि दिन भर के तनाव आपको निकल जाए, कोई बुरा सपना न आए। आप जब सोते हैं बिल्कुल गहरी निद्रा से, ताकि नींद के जो प्रॉपर बेनिफिट हैं ये सब आपको मिल सके। तीसरा मंत्र आपको बताऊंगा, मुद गदाली गद बयाली। इसका अर्थ है कि सारे तरह के जो दाल हैं, मूंग दाल हैं, सभी प्रकार मूंग दाल जिसे बोलते हैं, सभी दालों में बेहतर सर्वोत्तम इसके गुण हैं। यह हमारे स्वास्थ्य को सुधारती है और कई तरह के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं इनसे भी हमें मुक्त करता है। हम सब जानते हैं कि मूंग दाल जो है ये सुपाच्य होता है और जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में होती है। यह हमारे रोग निरोधी इम्यूनिटी के लिए भी उसे बढ़ाता है और पाचन में भी सहायक होती, इजीली डाइजेस्टेबल होता है। आप देखें कि बीमारी के समय मूंग दाल की खिचड़ी जो कि हल्के और पौष्टिक आहार के रूप में दी जाती है। तो ये कुछ हम आपको बता रहे हैं कि ये सब अगर आप पुराने प्राचीन सूत्र जो हैं इन्हें हम अपनाएं तो बीमार ही न पड़े, पहला चीज, और अगर बीमार भी पड़ भी गए तो तुरंत रिकवर हो सकते हैं। चौथा मंत्र है, भग्नास्थि संधान करो लहसुनः। इस सूत्र के जरिए लहसुन की महिमा को बताने का प्रयास किया गया है। कहा जाता है ऐसा कि लहसुन हड्डियों को जोड़ देता है, जैसे फेविकोल जोड़ देता है लकड़ियों को, लोहा को, इसी प्रकार से लहसुन जो है हड्डियों को जोड़ने में और इसे मजबूत बनाने में सहायक होता है। अब हम जानते हैं कि ये लहसुन में आखिर होता क्या है। तो इसमें सल्फर और कैल्शियम होता है जो कि हमारे शरीर में कहीं भी सूजन होता है इसे कम कर देता है और हड्डियों को इस प्रकार से तेजी से जोड़ देता है। आपको यह पता होना चाहिए कि टूटे हुए हड्डियों के उपचार में लहसुन के साथ दूध का सेवन फायदेमंद होता है। अगला मंत्र है, अति सर्वत्र वर्जेत, यानी कि किसी भी चीज को अधिकता हानिकारक होती है, चाहे वह भोजन ही क्यों न हो, व्यायाम ही क्यों न हो, या आप अत्यधिक आराम ही क्यों न करते हैं। हर चीज में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अधिकता शरीर को तनाव देती है। जैसे अभी हम पार्टी में गए, कहीं गए, खूब मिठाई खा लिए, तो यह क्या करेगा? आपको मोटापा बढ़ाएगा जो डायबिटीज को लीड कर सकता है।
तो किसी भी प्रकार की अधिकता जो है इसकी मनाही की जा रही है। छठा सूत्र है नास्ति। यहां देखिए, किसी भी प्रकार का ज्यादा आपको नहीं लेना है, आपको मॉडरेट रहना है। छठा है नास्ति मूल मनौषधम। हर सब्जी में औषधीय गुण होते हैं। प्रकृति ने हमें जो भोजन दिया है उन सब में वह शरीर के लिए लाभकारी हैं। इन सब्जियों में विटामिन हैं, खनिज लवण हैं, फाइबर हैं। जब इन सभी चीज़ों का हम नियमित सेवन करते हैं तो हमारी स्वास्थ्य बेहतर रहती है। जैसे आप उदाहरण के लिए ले लीजिए कि गाजर आँखों के लिए फायदेमंद होते हैं, पालक जिसमें आयरन की भरपूर मात्रा है, लौकी वजन घटाने में सहायक होती है। तो इस प्रकार की हर सब्जियां हैं, उसमें कुछ न कुछ औषधीय गुण हैं। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खाएंगे, फल खाएंगे, उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको औषधीय गुण स्वतः मिल जाएंगे, ताकि आपको वास्तविक मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सातवां सूत्र है न वैद्य प्रभु रायसुः। डॉक्टर आपका क्या कर सकते हैं? बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में चले जाइए, वर्ल्ड के फेमस जो हैं वहाँ चले जाइए। ये क्या कर सकते हैं? वहाँ मात्र ट्रीटमेंट हो सकता है, आपका उपचार कर सकते हैं, लेकिन आपको दीर्घायु और संतुलित जीवन कौन देगा? यह तो आपको ही मिलेगा। अपनी जीवन शैली में जब परिवर्तन करेंगे तभी आप दीर्घायु हो सकते हैं। हॉस्पिटल में तो आपको गारंटी वारंटी का टैग लगा के देंगे नहीं कि आप अगले साल 1 साल तक वारंटी फ्री और 10 इयर्स का AMC आपको हम देते हैं। इस तरह का तो कहीं स्कीम है नहीं। स्वास्थ्य अगर बनाए रखना आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको ही अपने आहार, व्यायाम और मानसिक शांति आवश्यक है, न कि डॉक्टर के पास आप फ्रीक्वेंट जाते रहें, हर सप्ताह जाएं, आपके कोई मित्र हैं, हर महीना ही जाते रहें, आपको फ्री में सुविधा मिल गया, हर महीना जाते रहें। तो क्या लगता है? डॉक्टर आपके बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, तत्काल आपको एक पीड़ा हर सकते हैं, लेकिन अगर आप अस्थायी रूप से चाहते हैं, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि किस कारण से यह बीमारी हुआ, फिर दोबारा न हो यह बीमारी, तो ये सब के लिए तो आपको ही करना पड़ेगा। डॉक्टर इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप समझ सकते हैं उदाहरण से कि कई लोग धूम्रपान करते हैं, मद्यपान करते हैं, आप उस आदत को बनाए रखिए और डॉक्टर के पास जाते रहें, तो आपको वह लंबे समय तक मदद नहीं कर सकते हैं। एक सीमित सीमा तक ही वह आपको मदद कर सकते हैं। अब आपको अगर लगता है कि फ्रीक्वेंट बीमार हो रहे हैं, तो आपको मद्यपान, धूम्रपान या इसी प्रकार की कोई और जीवन शैली है विकृत, तो इसे आपको स्वयं ही सुधारना पड़ेगा। 8वां सूत्र है चिंता व्याधि प्रकाशाय। यानी कि हमारी जो चिंता है बीमारियों को बढ़ावा देती है। हम सब सुने होंगे कि चिंता जो है चिता के समान है, हमारे डेड बॉडी के समान है। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा शरीर मृत शरीर के समान हो जाता है। और यह चिंता क्या है? जब हम चिंता करते हैं किसी विषय के बारे में, जब हम कुछ कर नहीं सकते और सिर्फ उस विषय के प्रतिकूल परिस्थितियां क्या पड़ेंगे, उसके कुप्रभाव क्या पड़ेंगे, उसी को जब हम बार बार सोचते हैं, इसे ही चिंता कहा जाता है। और इस चिंता में हमारे शरीर में तनाव आते हैं, और जैसे ही तनाव आते हैं हमारे शरीर में कोर्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, इसकी स्राव हो जाती है, सिक्रीट करने लग जाती है। और इस कोर्टिसोल के कारण जब निरंतर आप चिंता में रहेंगे, कुप्रभाव को ही सोचते रहेंगे, शायद वो कुप्रभाव आए भी नहीं, लेकिन उसको अनुमान कर आप अपने आप को दुखी बनाते रहें, तो यह लंबे समय में क्या करता है, हमारे हृदय रोग और डायबिटीज और तमाम प्रकार की शारीरिक समस्याओं का कारण बनता है। उदाहरण बताता हूं कि किसी को अपने पेशा से, व्यवसाय से, नौकरी से चिंता है,
तो व्यक्ति को क्या हो जाता है, आप देखे होंगे कि अधिकतम जो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में या ऊंचे पद पर हैं, जो अपनी जीवन शैली को नहीं सुधार पाए, तो मैक्सिमम को आप देखेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा अपने पदोन्नति के लिए, अपने व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता है। हमेशा टारगेट बढ़ाते रहते हैं और इस प्रकार वो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं। तो यही यहाँ दिखाया गया है। अगला 9वां सूत्र आपको बताऊं, व्यायामश्च स्नेह स्नेह। यहां व्यायाम की महिमा तो मैं बताया ही, सारे श्लोक में बता रहा हूं। व्यायाम जो करना है हमें धीरे धीरे करना है और सही गति से हमें करना है। शरीर को व्यायाम के लिए तैयार करें, इसके लिए आपको धीरे धीरे शुरुआत करना है। जैसे आप पहले वार्म अप कीजिए, माइल्ड वार्म अप कीजिए, स्लोली अपने शरीर को वार्म अप कर लेते हैं, तब आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करें, तब कठिनतम व्यायाम जो है कोर एक्सरसाइज या वेट एक्सरसाइज या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इसको करें। क्योंकि जब आप तेज व्यायाम करेंगे, इससे आपको मसल में स्ट्रेन आ सकते हैं, चोट भी लग सकते हैं। तो यहां आपको धीमे धीमे गति से ग्रेजुअली अपने एक्सरसाइज का जो रेप्स है, सेट है, उसके नंबर को बढ़ाने के लिए सलाह दिया जा रहा है। और खासकर आप जब दौड़ते हैं तो दौड़ने से पहले आप थोड़ा सा वार्म अप कर लें। कोई भी हार्ड एक्सरसाइज आप करने जा रहे हैं तो इससे पहले थोड़ा सा वार्म अप जरूर कीजिए। 10वां सूत्र आपको बताऊं, अजवत च्यवर्ण कुर्यात। भोजन को बकरी की तरह अच्छी तरह चबाना चाहिए। आप सोचेंगे कि क्या हमें बकरी बोला जा रहा है? तो बकरी की तरह चबाने का अर्थ यहां यह है कि आप उसे खूब चबाएं। हर भोजन को लिक्विड बनाकर आपको आगे ले जाना है। हमारी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, वहां लिक्विड फॉर्म ही चाहिए, वहां सॉलिड फॉर्म नहीं चाहिए। तो आप जब चबाते हैं तो उसका 50% से ज्यादा यहां सलीवा जो बनता है मुंह में, इसे पचा देता है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने में यह सलीवा मदद करता है। और जब यह आगे जाता है छोटी आंत को, तो वहां और भी बेहतर हो जाते हैं, चर्निंग हो जाते हैं। और यह लार के साथ जितना लिक्विड करके आप भेज रहे हैं, यह पचाने में और भी ज्यादा मदद करेगा। और जब पच जाएगा तो किसी भी प्रकार के डाइजेस्टिव इश्यू, चाहे वह आपके कॉन्स्टिपेशन से हो या लूज मोशन से हो, हमारा गट हेल्थ बेहतर रहेगा जब आप बकरी की तरह खाएंगे। तो और इसी के उलट हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं, कुछ काम कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग करने लग जाते हैं, कुछ और कर रहे हैं और खाए ही जा रहे हैं, जल्दी जल्दी ठूसे जा रहे हैं, सैलो निगल जा रहे हैं, चबा ही नहीं रहे हैं। तो हमारी पाचन समस्याएं कई प्रकार की आ सकती हैं। तो जल्दी खाने से, जल्दीबाजी में खाने से, बिना चबाए हुए खाने से बचें। इसी की महत्ता इस 10वें श्लोक में बताई जा रही है। 11वां श्लोक है, स्नानम नाम मनः प्रसाधन करुंदह स्वप्न विध्वंसनम। यहां महिमा बताई जा रही है कि स्नान शरीर और मन को ताजगी देता है। स्नान, जब हम स्नान करते हैं तो इससे रक्त संचार को भी एक बेहतर गति मिलता है। जब हम प्रेशर से पानी देते हैं, यहां खलबली, हमारे स्किन में खलबली मिलती है, जिससे रक्त संचरण भी बेहतर हो जाती है। और यह रक्त संचरण बेहतर जब होती है तो हमारे मस्तिष्क में भी ज्यादा मात्रा में पहुंचते हैं ब्लड, जो कि तमाम किस्म के तनाव को दूर कर देते हैं। इसीलिए हम सुबह स्नान करते हैं। खासकर अगर आप ठंडे पानी से स्नान करें तो आपके सभी आलस्य दूर हो जाएं। 12वां सूत्र आपको बताऊं, न स्नान माचरेद भुक्तवा। भोजन के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन के बाद रक्त, जो शरीर का रक्त प्रवाह है, पाचन तंत्र को चाहिए, उसे केंद्रित होता है, वहां चाहिए। और जब स्नान कर लेते हैं, कूलिंग डाउन हो जाते हैं शरीर, तो यह डाइजेशन की जो प्रक्रिया है ये बाधित हो जाती है। तो यह भी हमारे बुरे हेल्थ का एक कारण बन जाता है। तो खाने के तुरंत बाद नहाने से क्या हो जाएगा, आपको भारीपन महसूस होगा। और फिर क्या करना पड़ेगा, भारीपन को दूर करने के लिए तुरंत सोना पड़ेगा। तो ये आप खाना के बाद कम से कम
आधा घंटा का जरूर गैप दें और तब फिर स्नान को जाएं। 13वां सूत्र है नास्ति मेघ सम तोयम। वर्षा जल सबसे शुद्ध होता है। वर्षा जल प्राकृतिक रूप से ही फिल्टर होके आता है। हम तमाम किस्म की आरओ वाटर लगाते हैं 5th स्टेज 7 स्टेज का, और ये सब होके आता है रेन वाटर। इसमें प्रदूषण कम होता है। पुराने समय में क्या करते थे लोग, वर्षा के जल को पेयजल के रूप में उपयोग करते थे। तो यहाँ आज के समय में यह तो प्रासंगिक नहीं होगा, क्योंकि आज के समय में इतना प्रदूषण हो गया है, वह प्रदूषण वाला ही यह रेन वाटर आ रहा है। हमारे धूल धक्कड़ इतने ज़्यादा हैं कि यह तो पेयजल नहीं है। तो आज के समय में यह 13th जो है सूत्र ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है। तो 14वां में मैं आपको ले चलता हूं, अजीर्णे भेषजम वारी। अपच होने पर आप सादा पानी ही ग्रहण करें, और यह सादा पानी आपके औषधि का, मेडिसिन का काम करता है, जो कि पाचन को सुधारता है और पेट को भी आराम देता है। तो आप क्या करें, जब भी डिहाइड्रेशन हो जाता है हमारे शरीर में, कई प्रकार की डाइजेशन से संबंधित बीमारी, चाहे कॉन्स्टिपेशन ही क्यों ना हो, तो आप क्या करें, स्पेशली जब भारी आप ज़्यादा पार्टी में भारी खा लिए हैं, ज़्यादा स्पाइसी खा लिए हैं, तो गुनगुना पानी पी सकते हैं, जो कि बहुत ही लाभकारी होगा। या और भी ज़्यादा आप नॉनवेज खा लिए हैं तो थोड़ा नींबू पानी पी लें 1 गिलास ही वार्म वाटर में, तो यह आपको काफ़ी आराम दिलाएगा। इस सूत्र के द्वारा यही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है। जल की महिमा, खासकर जब हम ज़्यादा खा लेते हैं, अपने डाइजेशन को सुधारना है, तो ऑलवेज आप हाइड्रेटेड रखें, पर्याप्त मात्रा में जल ग्रहण करें। जैसा कहा जाता है कि अगर आप वयस्क पुरुष हैं तो 3.7 लीटर पर डे, और महिला हैं तो 2.7 लीटर पर डे आपको अवश्य जल ग्रहण करने चाहिए। जल या तो जल के रूप में या लिक्विड डाइट के रूप में ग्रहण अवश्य करने चाहिए। और यह जल ग्रहण की जो जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, यह व्यक्ति पर निर्भर करता है, किस प्रकार का रूटीन रखता है, किस प्रकार का मौसम है, कैसी भौगोलिक परिस्थितियों में रहता है। तो यह एक स्टैंडर्ड नहीं है, यह 3.7 से ज़्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। 15वां सूत्र आपको बताऊं, यह है सर्वत्र नूतनम सस्तम सेवकाने पुरातने। ताजा चीज जो फ्रेश आप खाते हैं, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है, बेहतरीन होता है। जैसे कहते हैं ताज़ा नया चीज़ तो बेहतर होता ही है, लेकिन ऐसा कहावत है कि जो पुराना चावल होता है और अनुभवी सेवक होते हैं, ये अच्छे होते हैं। अगर नया चावल ही तुरंत खा लें तो ये बेहतर नहीं बनेगा। अब पूरा गीला गीला हो चावल भी बनाएंगे तो खिचड़ी जैसा हो जाएगा, मड़गिल्ला बोलते हैं, ऐसा हो जाएगा। तो चावल के केस में यह पुराना होना चाहिए, और जो सेवक है यानी कि जो स्टाफ है आपका, ये अनुभवी होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, ताकि वो आपके तमाम जरूरत को समझ सके। लेकिन इसके ठीक उलट हमारे ताजी सब्जियां, ताजे फल होने चाहिए, जिसमें अत्यधिक मात्रा में पोषक होते हैं। अगर यही सब्जी को आप पुराने खाएं तो ऑलमोस्ट आप अपने शरीर के डाइजेस्टिव पावर को भी वेस्ट कर रहे हैं। यहां पुराने चावल हल्के होते हैं और सुपाच्य होते हैं। इसी प्रकार सब्जियां और फल हमें ताजे खाने चाहिए। 16वां आपको बताऊं, नित्यम सर्वा रसा भक्ष्याः। भोजन में सभी रसों, सभी तरह के स्वाद, जो 6 स्वाद माने जाते हैं हमारे आयुर्वेद में, जो नमकीन, मीठा, खट्टा, कड़वा, कसैला, तीखा, ये 6 स्वाद का संतुलन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भोजन कर रहे हैं तो ओनली मीठा मीठा ही खा रहे हैं और मीठा के साथ थोड़ा नमकीन ले लिए। इस प्रकार का संतुलित आहार नहीं कहलाता। संतुलित आहार में वो ऑल द 6 कंपोनेंट्स होने चाहिए। वहाँ छोटा सा कड़वा, कसैला जो कि हमारे आंवला होते हैं, कुछ तीखा भी होना चाहिए, मिर्च भी होना चाहिए। हमारे खाना में आप देखते होंगे कि मिर्च भी शामिल है। तो जब ये 6 चीज का आप संतुलन रखते हैं,
नमकीन, जो कि अधिकतम हम नमकीन ही खाते हैं, थोड़ा सा मीठा खाते हैं, नाम मात्र का खट्टा खाते हैं, कुछ कड़वा भी होना चाहिए, कुछ कसैला भी होना चाहिए और कुछ तीखा भी होना चाहिए। तो इन छेवों के संतुलन रखने को यहां इस 16वें सूत्र में बताया जा रहा है। संतुलित आहार क्या करता है, क्यों हम संतुलित आहार के पीछे पड़े हैं? जब संतुलित करेंगे तभी सभी पोषक तत्व जो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को, प्रत्यंग को चाहिए, ये न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे। जैसे थाली में आप दाल लीजिए, सब्जी लीजिए, चावल, अचार, सलाद, ये सब चीज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओनली दाल, सब चावल और सब्जी खा लिए, चावल और दाल खा लिए, थोड़ा सा अचार भी हो या खट्टा नींबू कुछ न कुछ हो, सलाद भी हो। तो ये तमाम किस्म की जब संतुलन लाते हैं तो आपकी जीवन भी स्वस्थ हो जाएगी और संतुलित हो जाएगी। 17वां सूत्र है यहां, जठरम पुरा येद धर्म अन्नैर। पेट का यहां यह बताया जा रहा है कि हमें किस प्रकार, कितना, क्वांटिटी पर यहां ध्यान दिया जा रहा है कि किस प्रकार आप खाएं। तो यहां बताया जा रहा है इस सूत्र के माध्यम से कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसकी आधा भोजन अपने जो पेट है, जो हमारे स्टोमिक है, जो 850 ग्राम कैपेसिटी अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग होगा, तो इसका आधा हिस्सा आप भोजन से उसको भर लें और 1/4 पानी के लिए रखें, क्योंकि 1 घंटे के बाद आपको पानी भी पीना है। और शेष 25% बच गए, इसे खाली ही रहने दें और इस खाली में प्रक्रिया होने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए वहां रहेंगे, गैस के लिए जगह रहेंगे। और इसी के उलट जब 100% या 80% हम फिल कर लेते हैं भोजन से ही, तो फिर इस भोजन में क्या हो जाता है, आलस्य हो जाएगा और पाचन संबंधी भी तमाम प्रकार की समस्याएं हो जाएगी, क्योंकि आपने जल के लिए नहीं जगह रखा, गैस के लिए नहीं रखा, जो गैस उससे बनेंगे तो फिर आपको गैस कहां आ जाएगा, ऊपर मुंह में आने लग जाएगा और फिर आपको अनईजी लगेगा और फिर आप कहेंगे कि हमें इंडाइजेशन हो गया। ये सब का है ओवर डाइटिंग। यहां ओवर डाइटिंग से बचने का फॉर्मूला यही है कि आपको खुद पता लग जाएगा कि कब अब मेरा एपिटाइट, जो सेटाइटी है, वो आ गया। धीरे धीरे आप खुद इस डाटा को प्राप्त कर सकते हैं, खुद तय कर सकते हैं कि कब मेरा पेट आधा पर चला गया। अगर आप आदत ही रखे हैं पूरा भर पेट 100%, तो आप निश्चित है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपके हैं वो खराब रहेंगे। हल्का भोजन करने वाले लोग अधिक सक्रिय रहते हैं। आप देखेंगे कई लोग कम ही खाते हैं, बड़ा ही एक्टिव रहेंगे दिन भर और स्वस्थ भी रहते हैं। वहीं आप देखेंगे ठूस ठूस कर खाने वाले आलस्य में पड़े ही हैं, तमाम किस्म की बीमारी भी है। लोग कहते हैं कि खाता ही नहीं। कम खा के भी आप बेहतर रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। इसी की महिमा यहां 17वां में बताया जा रहा। 18वां सूत्र है, भुक्तवा सत्पथम गच्छेद। भोजन के बाद आपको क्या करना है, तो टहलना है। ऐसा नहीं कि भोजन के बाद इमीडिएट सो जाना है। जब हम टहलते हैं तो इससे हमारे पाचन तंत्र सक्रिय होते हैं और भोजन आसानी से पचना शुरू हो जाता है। खासकर रात के भोजन के बाद जब डिनर लेते हैं तो 20 मिनट की सैर जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। 19वां सूत्र बताऊं, क्षुत्सा धुताम जनयति। केवल भूख लगने पर ही आप भोजन करें। ऐसा नहीं कि मेस का टाइमिंग हो गया है और फिर गए अंधाधुन खाए। अगर मेस का टाइमिंग है तो इस तरह से आप इतना ही क्वांटिटी में खाएं। अगर आपने ब्रेकफास्ट 8 बजे किया है, 7 o'clock किया है और आपका मेस टाइमिंग या खाने का टाइम या लंच टाइम जहां की आपको उस समय सीमा में ही करना है, आप उतना ही मात्रा में करें ताकि अगले लंच टाइम जो डिसाइडेड है, निर्धारित है, तब तक आपका पेट खाली हो जाए, भूख लग जाए। इसी प्रकार अगर डिनर टाइम बहुत ही जल्दी है, 7 बजे ही कर लेते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, तो लंच भी जल्दी कर लें, 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे ही लंच भी कर लें, ताकि डिनर के समय तक आपको अपने आप भूख लग जाए। यहां आपको क्वांटिटी को कंट्रोल करना है। इसी को यहां कहा जा रहा है कि भूख लगने पर ही भोजन करें, यानी कि पिछला भोजन आप इतना ही कम करें, इतना ही पर्याप्त मात्रा में करें कि आपको अगला जो मील टाइमिंग आपने तय किया, अगर मील टाइमिंग को फॉलो करते हैं तो वहां तक भूख लग जाना चाहिए
ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा ठूस के खा लिए कि अगला फिर भूख ही नहीं लगा और ज़बरदस्ती खा रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि भूख लगना ही अपने आप में एक बेहतर पहचान है कि आपकी पाचन तंत्र काम कर रहा है और पिछला भोजन जो आपने किया था यह बेहतर तरीके से पच गया। और इसी के उलट जब हम ज़बरदस्ती खाते हैं तो अपच हो जाएगा और गैस बनेंगे, एसिडिटी बनेंगे, तमाम किस्म के आपके समस्या, पाचन संबंधी समस्याएं होने लग जाएंगी। तो भूख लगने पर जब हम भोजन करते हैं तब यह और भी अधिक स्वादिष्ट भी होता है और पौष्टिक भी लगता है। यही है 19वां सूत्र। 20वां सूत्र, चिंता जरा नाम मनुष्याणाम। यहां चिंता के बारे में चिंता की जा रही है कि चिंता क्या करता है। हमारे उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया है, एजिंग इफेक्ट है, इसको और भी फास्ट कर देता है। आप कई लोगों को देखते होंगे कि उनका उम्र, खासकर जो हमारे बंधु होते हैं, कैजुअल लेबर्स होते हैं, 30, 35, 40 के ही देखेंगे, लेकिन उनसे पूछेंगे तो पता लगेगा कि 40 साल का ही उम्र है, लेकिन उनका कद काठी, जो शरीर है, बनावट है, इस प्रकार का होता है, लगता है कि वो 60 साल के हैं। और कई लोग इसके उलट, जो अच्छे परिवेश में रहने का जिन्हें अवसर मिला है, वो 60 साल के होते हुए भी लगते हैं कि 40 के ही हैं। आप यह ले सकते हैं कि अभी हमारे उदित नारायण 69 ईयर्स के हैं, जबकि कोई भी व्यक्ति उन्हें 40-45 ही कहता है। जब हमारी विकृत प्रणाली हो जाती है, स्वास्थ्य का जो सिस्टम है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, ये विकृत हो जाते हैं, तो हमारे एजिंग फास्ट हो जाते हैं। हमारे क्या हो जाते हैं, तनाव में हम रहने लग जाते हैं अपने विकृत लाइफ स्टाइल के कारण। और इन तनाव के कारण हमारे त्वचा में, खासकर चेहरे में झुर्रियां आ जाती हैं, बाल के झड़ने, पकने शुरू हो जाते हैं और तमाम किस्म की समस्याएं आने लग जाती हैं। तो इसके लिए यहाँ क्या करना है? आप चिंता नहीं करना है। चिंता करने का मतलब यह नहीं है कि आपको कोई काम ही नहीं करना, कोई टास्क ही नहीं लेना, कोई काम ही नहीं करना, कोई जॉब ही नहीं करना, बिल्कुल बिंदास रहना पागल की तरह। अपने क्षमता के मुताबिक महत्वाकांक्षा रखिए। अपने क्षमता से ज्यादा जहां भी आपकी अभिलाषा हो गई, महत्वाकांक्षा हो गई और निरंतर अगर बढ़ते रहेगी, लालच बढ़ते रहेगी, तो निश्चित है चिंता के आप ग्रस्त रहेंगे ही। आपकी जो क्षमता है, चाहे वह आर्थिक क्षमता हो, शारीरिक क्षमता हो, मानसिक क्षमता, उस अपनी क्षमताओं को, अपनी संभावनाओं को जब आप पहचानेंगे और उसी के अनुसार अपना लक्ष्य तय करेंगे, उन दोनों के बीच गैप नहीं होना चाहिए। अक्सर होता क्या है चिंता का कारण, हम इतना हाई टारगेट सेट कर देते हैं और हम सक्षम हो नहीं पाते, इसमें बहुत बड़ा गैप हो जाता है और यही गैप मुख्यतः चिंता का कारण हो जाता है। और इसी स्थिति में, परिस्थिति में दीर्घ समय तक रहते हैं, दीर्घ काल तक रहते हैं, तब हमारे एजिंग हमारे चेहरे पर झुर्रियों के रूप में दिखने लग जाते हैं, जिसे एजिंग बोलते हैं। तो इसके लिए हमें अपने चिंता का त्याग करना है, बेहतर से प्लानिंग करना है। आपको जो ईश्वर ने दिया, जितना आप कर पाए, जो आपको प्रारब्ध के बदौलत मिला, जो संयोग से मिला, उससे आप संतुष्ट रहें और उसी के अनुसार आगे का लक्ष्य तय करें। चिंता अपने आप नहीं होगा। आप ज्यादा तय करते हैं, ज्यादा प्लान कर लेते, तभी तो चिंता होता है। आपको जो मिला आप संतुष्ट रहें, चिंता होने का सवाल ही नहीं है। तो बिना चिंता वाले लोग अधिक समय तक खुश भी रहेंगे और युवा भी दिखेंगे। तो इस 20वें श्लोक के द्वारा यही बताई जा रही है कि चिंता का क्या दुष्प्रभाव होता है, यह आपको फास्ट एजिंग करा देता है। 21वां श्लोक मैं बोलूं, सतम विहाय भोक्तवः सहसम स्नान माचरेत। यहां टाइमिंग की महिमा बताई जा रही है कि समय पर आपको भोजन करना है। जो भी मील टाइमिंग है, स्टैंडर्ड रूप से, जैसे कहा जाता है कि सुबह का जो नाश्ता होता है, नाश्ता आपको 7 से 8 बजे तक कर लेना चाहिए। दोपहर का भोजन, लंच जो है, 12 से 1 बजे तक, मैक्सिमम 2 बजे तक कर लेना चाहिए। और डिनर सूर्यास्त के इमीडिएट बाद 7 बजे तक ही आप कर लें। अब इसके लिए समय पर भोजन करने के लिए, अगर संभव नहीं है, आपकी ऐसी रूटीन है, तब तो अलग बात है, लेकिन अगर संभव ऐसा हो सकता है तो आप समय पर भोजन करें।
चाहे इसके लिए आपको 100 काम ही क्यों न छोड़ने पड़ जाए, आपको समय पर भोजन करना है, नियमित रूप से करना है, और यही आदत आपको स्वस्थ रखेगा। डॉक्टर साहब हॉस्पिटल नहीं रखेंगे। तो यहां यही मुख्यतः बताया जा रहा कि 100 काम आप छोड़ दीजिए, लाख काम में आप व्यस्त हों, इसके बाद भी भोजन जैसी महत्वपूर्ण क्रिया को नहीं त्यागें, नहीं टालें। खासकर हम त्यागते तो नहीं है, टालते जाते हैं, तो टालना नहीं है। 22वां और अंतिम श्लोक मैं आपको यही बोलूंगा, सर्वधर्मेषु मध्यमाम। हर चीज में संतुलन रखना चाहिए। कई लोग क्या होते हैं, अतिवादी होते हैं, एक्सट्रीम सोचते हैं, एक्सट्रीम करते हैं। यह अतिवादी दृष्टिकोण जो है हमारे स्वास्थ्य, मन और जीवन को नुकसान पहुंचाता है। कुछ भी चीज हम इतना ज्यादा करने लग जाते हैं, जैसे पैशन में इतना डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बाकी सब चीज को इग्नोर कर देते हैं, अपने हेल्थ को भूल जाते हैं हम। बस पैशन है या प्रोफेशन ही है या जॉब ही है, बिजनेस है, किसी भी चीज को आप ले लें, इसमें इतना ज्यादा नहीं होना है, मध्यमवादी होना, एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना है। आपको रोड के इस प्रकार चलना, इतना ज्यादा आप किनारे चले जाएंगे एक्सट्रीम में तो दुर्घटना हो सकता है। जैसे कई लोग अपने फिटनेस के प्रति ही इतना ज्यादा हो जाते हैं, व्यायाम में ही अगर बहुत ज्यादा करने लग जाएंगे, आप पता लगा कि 4 घंटा 5 घंटा व्यायाम ही कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, 4-5 घंटा प्रतिदिन ही लगा रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, पॉजिटिव चीज है, लेकिन उसकी भी अधिकता से आपके शरीर में थकावट महसूस होगी, बाकी सब कार्यों के लिए आपके पास वो एनर्जी ही नहीं बचेगा। तो यहां मुख्यतः संतुलन रखने की महत्ता को बताई जा रही है। चाहे कोई बेहतर भोजन ही क्यों ना हो, ड्राई फ्रूट्स ही क्यों ना हो, आप पूरा मुट्ठी के मुट्ठी, आप बहुत अमीर हैं, मुट्ठी के मुट्ठी खाए जा रहे हैं, तो इससे भी आपको हानि हो जाएगा। किसी भी प्रकार की अधिकता से यहां मनाही की जा रही है। और यहां आपको मध्यवादी, अतिवादी नहीं, मध्यवादी बनने को, एक्सट्रीम में जाने को नहीं कहा जा रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि स्वस्थ रहने के उपाय क्या हैं। मैं अभी तक बताया वो 22 सूत्र, कितने प्रकार हैं, यह मैंने बताया। अब आपको मैं बताता हूं बड़ा ही सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, ज़्यादा जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो क्या करना है? सबसे पहला है संतुलित आहार लें, जिसमें हरी सब्जियां होती हैं, फल है, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर भोजन लेना कि ओनली कार्बोहाइड्रेट, भात दाल खाएंगे तो कहां वो संतुलित आहार होगा। और इसके साथ ही जो फास्ट फूड है, जो जंक फूड है, पैकेट में रंगीन आकर्षक जो जंक फूड है, इससे आप बचें। ऐसे जगह पर ही ना जाएं जहां की जंक फूड हो, जिस गली में ये सब बिकता हो, जहां बिकता हो उस गली में ही ना जाएं। कहा जाता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर ये सब चीज आप देखेंगे ही नहीं तो आपको खाने की भी इच्छा नहीं होगी। तो इस प्रकार आप जंक फूड से भी बचें और संतुलित आहार लें। दूसरा जो मुख्य है, नियमित व्यायाम करें। हर दिन कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि करें। मैं लगभग हर वीडियो में यह मंत्र बोलते रहता हूं किसी न किसी बहाने कि 30 मिनट आपको अपने शरीर के लिए, जो आपको 24 घंटा दे रहा उसे 30 मिनट तो दे ही सकते हैं, तो 30 मिनट अवश्य दें। कोई ना कोई शारीरिक गतिविधि करें जो अपनी सामान्य गतिविधि है उससे हटकर, जो कि आपके सारे अंग प्रत्यंग को मजबूत, लचीलापन बना के रखेंगे। और यही शरीर तो फिर 24 घंटा आपके साथ चलना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? योग कीजिए, दौड़िए, तैराकी कीजिए, साइकिल चलाइए। कई तरह के विकल्प हैं, आपकी परिस्थितियों में जो विकल्प है उन सबों को आप अपना सकते हैं। तीसरा पॉइंट मैं कहूंगा, पर्याप्त नींद लें। कई लोग, आज सोशल मीडिया है, जिस तरह का मोबाइल का बीमारी है, छोटे छोटे बच्चों में भी 1 बजे 2 बजे 3 बजे वो सोते ही हैं, मोबाइल में ही, अपने सिस्टम में ही लगे रहते हैं। तो आपको रोजाना 7 से 8 घंटा नींद लेना है। और अनियमित सोने की जो आदत होती है, इसी से हमारे स्वास्थ्य खराब होने लग जाते हैं। कभी किस समय में सोए, कभी कब जगे, इस तरह की उटपटांग जो आदत है, यह आपके स्वास्थ्य को खराब करेगा। चौथा है
तनाव को प्रबंधित करें, मैनेज योर स्ट्रेस। मैं अभी बताया हूं कि तनाव क्यों आता है। जब आपके महत्वाकांक्षा और संभावनाएं, जो आपकी शरीर की मानसिक संभावनाएं हैं, शारीरिक संभावनाएं, आर्थिक संभावनाएं, जितनी आपकी पोटेंशियल, ये दोनों में जब भी गैप हो जाएगा, यही तनाव का कारण बनता है। इसे मैनेज करने के लिए सर्वोत्तम तरीका है ध्यान और प्राणायाम करें। इससे आप तनाव को कम कर सकते हैं। आप खुद महसूस कर सकते हैं कि मेरे पास जो भी संभावनाएं हैं वो पर्याप्त हैं। आप संतुष्ट रहना सीख जाएंगे। अपनी दिनचर्या में आराम और आनंददायक गतिविधियों के लिए भी समय निकालें। कई लोग दिन भर काम ही करते करते रहते हैं और आराम का मतलब सीधा सो ही जाते हैं। अपने स्वयं के लिए एक मनोरंजन, जो भी उन्हें मनोरंजित कर सकता हो, कोई हॉबी हो, जैसे गार्डनिंग हो, कहीं घूमना हो, किसी से बात करना हो, कुछ पढ़ना हो, जो भी आपका हॉबी हो, जो भी आपको मनोरंजित कर देता, उसमें भी आप समय बिताएं। और नशे से बिल्कुल ही दूर रहें। अगर आपको लत पकड़ लिया है तो उसे घटा दें और धीरे धीरे आप परित्याग करें। वो धूम्रपान, मदपान, किसी भी रूप में, किसी भी तमाम मादक पदार्थ के रूप में हो सकता, इसका अपने जीवन से इसे निकाल दें। और अंतिम बात मैं यही बोलूँगा कि इन सब करने के बाद यह पर्याप्त नहीं है। अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप भी कराते रहें। नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाएं। वहाँ आप अपने एज के मुताबिक, अगर 30 से ऊपर हो गए हैं तो पर ईयर, एवरी ईयर जाएं। एक नॉर्मल डायग्नोस्टिक होते हैं, इसको आप करवाएं। अपने आप में नहीं समझें कि मैं तो कोई बीमारी नहीं है। बीमारी क्या, आपको लेटर लेके आएगा, बोलेगा कि आप बीमार हो गए हैं, आपका हार्ट पंचर हो गया, लीवर खराब हो गया, ये तो नहीं बोलेगा। आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना, जिससे क्या होता है, एक आपको अवसर मिल जाएगा सुधरने का, लाइफ स्टाइल सुधारने का, आपको जानने का, खुद को जानने के लिए। इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि कोई अच्छा ऐसा डायग्नोस्ट हो गया तो हम परेशान हो जाएंगे। आपके पास पर्याप्त समय मिल जाएगा। आप बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी अगर रेगुलर हेल्थ चेकअप करा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। समय रहते ही आप अपने जीवन को, कैरियर को संभाल सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप भी कराते रहें। अंत में, इस वीडियो के अंत में, अगर आपने अभी तक हमारे लिए समय दिया है तो निश्चित है मैं अपने दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय देते हैं लिविंग हैप्पीली का। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल को आपके जैसा ही विकास और वृद्धि का एक शुभ अवसर मिले, ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियो, बड़ी से बड़ी टीम लगाकर आपके लिए ला सकें। लाइक करें, कमेंट करें। और जाते जाते मित्रों, आपको मैं इतना ही बताऊंगा कि स्वास्थ्य जो है हमारे जीवन का नींव है, फाउंडेशन है। यदि हम स्वस्थ हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। कहा जाता है ना कि स्वास्थ्य ही जीवन है। इस विचार को हमें अपने जीवन में मूल मंत्र बना लेना है। बाकी मंत्र बाद में, सबसे पहले स्वास्थ्य ही जीवन है। द वेरी हेल्थ इज लाइफ। ठीक है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, एक खुशहाल और संतुलित जीवन जिएं। यही हमारी शुभकामनाएं हैं आप सबों से। फिर मिलता हूं इसी प्रकार की पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ समय बिताने के लिए। फिर मिलता हूं। जय हिंद।